हाँ, और आज का लेक्चर शुरू करने से पहले जस्ट एक छोटी सी करेक्शन है जो कल वाले लेक्चर में आपको करनी है। वो एग्जांपल 5 जो मैंने बताया था ना आपको, तो उसमें मैंने ये जो सेट डिफाइन किया था ना, पी एन एफ इज इक्वल टू ये। ओके, तो पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं दिया। मैंने क्या लिखा था यहाँ, अन बिलोंग टू नेचुरल नंबर यूनियन जीरो। तो इसका मतलब इस ये जो v है इसमें सारे पोलोमियल्स कंटेन्स करेंगे, मतलब चाहे कितने भी डिग्री का हो, पर मुझे डिफाइन करने थे वो पोलोमियल्स जिनकी डिग्री या तो अन से लेस हो या अन के इक्वल हो। बट इसमें क्या होंगे, सारे पोलोमियल्स होंगे ना, चाहे कितने भी डिग्री का हो, क्योंकि अन बिलोंग टू नेचुरल नंबर यूनियन जीरो। तो अन को मैं 100 भी ले सकता हूँ, अन को मैं 1000 भी ले सकता था। हालांकि ये एक वेक्टर स्पेस बनता है, ठीक है, बट यहाँ मैं वो पोलिनोमियल जो सभी पोलिनोमियल्स कंटेन करता है वो वेक्टर स्पेस, उसका इसका जो मीनिंग है वो नहीं है, ठीक है। इसका मीनिंग जस्ट ये था कि इसमें वो पोलिनोमियल्स आएंगे जिसकी डिग्री एटमोस्ट अन है। तो इसको मैं छोटी सी करेक्शन करूंगा कि अन को अंदर नहीं लिखेंगे, ठीक है, सेट के अंदर अन सेट ये रहेगा हमारा सिर्फ। ओके, बट यहाँ लिखूंगा मैं कि फॉर अन बिलोंग टू नेचुरल नंबर यूनियन जीरो, ठीक है। तो कोई भी अन है जो नेचुरल नंबर से है या अन इज इक्वल टू जीरो है, तो उसके लिए अगर मैं ये वेक्टर ये सेट डिफाइन करता हूँ पी एन एफ इज इक्वल टू इस तरीके से, तो ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस बनता है, ठीक है, ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू अन। ओके, समझ आ गया ना सबको? ओके, तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर का जो टॉपिक है वो है सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो चलो थोड़ा सबस्पेस को समझते हैं, और इसको डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो हमें कॉन्सेप्ट जानना है वो समझते हैं पहले। ओके, तो लेट आज, क्योंकि कल मैं वेक्टर स्पेस V को डिफाइन कर चुका हूं, ठीक है, तो आज मैं ये टर्म यूज करूंगा कि वेक्टर स्पेस V ओवर F, जिसका मतलब जो हमने कल प्रॉपर्टीज यूज की था ना, और ऑपरेशन ये मान के चलेंगे प्लस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मैं वो बार बार आज यूज नहीं करने वाला, लिखने वाला नहीं। ओके, तो वो आप अपने आप से समझ लेना कि इसका मतलब यही है। ओके, तो लेट V is a vector space over a field F and let W be a subset of V। अब W इसका सबसेट है, तो W भी एक सेट है ना, और मैं कंसीडर कर लेता हूं कि नॉन एम्प्टी सेट है। लेट W be a नॉन एम्प्टी सेट। ओके, तो ये इसके ऊपर जो मैंने वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो टू ऑपरेशंस अप्लाई किए थे वेक्टर स्पेस बनाने के लिए, अगर मैं सेम वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशंस हैं अगर मैं वो W पे अप्लाई करूं, तो क्या जो मेरा W है वो क्या एक वेक्टर स्पेस बनेगा, बनेगा या नहीं? अगर बनता है तो किस कंडीशन में बनेगा, नहीं बनता है तो किस कंडीशन में नहीं बनेगा। ओके, तो कंसीडर करो कि ये एक वेक्टर स्पेस बन जाता है, ठीक है। लेट W be a vector space is over F with same vectors, same vector addition and scalar multiplication as V। ठीक है, जो V पे हमने वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किए हैं वो सेम हमने W के ऊपर अप्लाई किए, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या मिला, W एक वेक्टर स्पेस बन गया। तो W क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू W फॉर ईच अल्फा बीटा बिलोंग टू W। ओके, ऑपरेशन वेल डिफाइन होना चाहिए ना,
कि अल्फा और बीटा पे अगर मैं एडिशन, वेक्टर एडिशन अप्लाई करता हूं तो अल्फा प्लस बीटा भी किस में होना चाहिए, मेरा डब्ल्यू में होना चाहिए, अगर डब्ल्यू वेक्टर स्पेस बनता है तो। ओके, सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, ठीक है, अल्फा बीटा बिलोंग टू डब्ल्यू। थर्ड कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगा डब्ल्यू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो एसोसिएटिविटी होती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा बिलोंग टू डब्ल्यू। फोर्थ कंडीशन क्या होगी कि देयर एग्जिस्ट ए जीरो बिलोंग टू डब्ल्यू सच दैट अल्फा प्लस जीरो इज इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू। और फिफ्थ कंडीशन क्या होगी, देयर एग्जिस्ट ए फॉर ईच अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर, बीटा लिख लेता हूं मैं, बीटा बिलोंग टू डब्ल्यू सच दैट अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, जीरो। ओके, ये वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई करेगा अगर डब्ल्यू वेक्टर स्पेस बनता है तो। सिक्स्थ कंडीशन जो मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या सेटिस्फाई करेंगे, अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर वेल डिफाइन है तो सी अल्फा क्या होना चाहिए, डब्ल्यू में होना चाहिए ना, फॉर ईच सी बिलोंग टू फील्ड एंड अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू। सेवंथ कंडीशन क्या थी, ए बी अल्फा इज इक्वल टू ए बी अल्फा, ए बी बिलोंग टू फील्ड, अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू। एट्थ कंडीशन क्या थी, ए प्लस बी अल्फा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी अल्फा, ये सेम कंसीडर करते चलो। और लास्ट कंडीशन क्या थी, एक और कंडीशन ये थी, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू। एंड जो लास्ट कंडीशन वो क्या थी, ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस ए बीटा, ए बिलोंग टू फील्ड एंड। ओके, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ना। तो अब देखो, अगर डब्ल्यू वेक्टर स्पेस, हमें डब्ल्यू को अगर वेक्टर स्पेस बनाना है, ठीक है, तो कौन को ये 10 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो अब देखो एक चीज नोटिस करो, मान लो कि ये तो हमें नहीं पता चलो, बट ये देखो क्योंकि ये डब्ल्यू से आ रहे हैं ना अल्फा बीटा, ये जो अल्फा बीटा डब्ल्यू से आ रहा है और डब्ल्यू किसका सबसेट है, वी का सबसेट है, यानी जो अल्फा और बीटा है वो मेरे कहां से आ रहे हैं, वी से आ रहे हैं ना। और वी में, क्योंकि वी एक वेक्टर स्पेस है तो वी में अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, बीटा प्लस अल्फा होगा ना, कॉम्यूटेटिविटी होल्ड होगी वी के अंदर। और वी क्योंकि ये होल्ड होता है तो ये सेकंड कंडीशन अपने आप होल्ड हो गई ना, तो यानी कि ये कंडीशन मेरी अपने आप होल्ड हो जाती है, मुझे कुछ भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर मेरा वी वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू उसका कोई भी सबसेट है तो फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग टू डब्ल्यू ये हमेशा होल्ड होगी। ओके, ये भी होल्ड होगी ना अपने आप, क्योंकि अल्फा बीटा डब्ल्यू में है तो वी में होंगे, और वी में है तो एसोसिएटिविटी होल्ड करेंगे अल्फा बीटा गामा, तो ये भी अपने आप होल्ड हो जाएगी ना। अब इसके बारे में क्या कहोगे कि जीरो बिलोंग टू डब्ल्यू सच दैट अल्फा प्लस जीरो इज इक्वल टू अल्फा। अगर मेरा जो वी में जो जीरो वेक्टर है, जिसको मैं जीरो से डिनोट कर रहा हूं, सेम ये जीरो जो है, ठीक है, तो जीरो क्योंकि वी वेक्टर स्पेस है तो इसके अंदर जीरो वेक्टर होगा, जिसके लिए क्या होगा, अल्फा प्लस जीरो इज इक्वल टू अल्फा होगा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू वी, यानी कि फॉर ऑल अल्फा डब्ल्यू के लिए भी होल्ड होगी। तो हमें क्या चाहिए, जीरो हमारी किसके अंदर होनी चाहिए, जीरो जो वेक्टर है वो डब्ल्यू के अंदर होना चाहिए। एक कंडीशन हमारे पास ये है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, अगर अल्फा बीटा डब्ल्यू में है तो अल्फा प्लस बीटा भी डब्ल्यू में होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है कि जो जीरो वेक्टर है वो भी डब्ल्यू के अंदर होना चाहिए। दो कंडीशंस हो गए ना। और ये जो थर्ड कंडीशन है, फिफ्थ कंडीशन है, फॉर ईच अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू ए बीटा बिलोंग टू डब्ल्यू सच दैट, क्योंकि अल्फा डब्ल्यू के अंदर है
तो उसका मतलब क्या है, वो V के अंदर भी है ना, और V क्योंकि वेक्टर स्पेस है तो हमें एक ऐसा बीटा मिलेगा कि 0 आ जाएगा, और वो किस में मिलेगा, V के अंदर मिलेगा। ओके, तो हमें किस में चाहिए, ये बीटा एक्चुअल में होता क्या है, माइनस अल्फा होता है ना, तो ये हमें किस में चाहिए, W में चाहिए। ओके, तब हमारा ये जो W है वो वेक्टर स्पेस बनेगा। तो अभी तक इन 5 कंडीशंस में ये जो दो कंडीशन है वो अपने आप होल्ड हुई है, इनके बारे में अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते, ये जो 3 कंडीशंस है। ओके, सिक्स्थ कंडीशन के बारे में भी एक बार हम कुछ नहीं कह सकते कि अगर C फील्ड में है और अल्फा W में है तो C अल्फा W में होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता। अगर W को हमें चेक करना है कि वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि हमें फाइंड करनी है ना वो कंडीशन जिसके अंडर क्या हो, हमारा जो W है वो सब स्पेस बन जाए V का। तो इस कंडीशन के बारे में भी एक बार हम कुछ नहीं बोल सकते कि हर एक W जो सबसेट है V का वो ये कंडीशन होल्ड करेगा या नहीं करेगा। ओके, लेकिन ये जो 7th कंडीशन है ए बी अल्फा इज इक्वल टू ए बी अल्फा, ठीक है, ये कंडीशन जो है, क्योंकि ए बी फील्ड से और अल्फा W से है और W से है तो V से भी है ना, और V से है और क्योंकि V वेक्टर स्पेस है तो ये कंडीशन होल्ड करेगा, तो ये कंडीशन अपने आप होल्ड होगी ना किसी भी W सबसेट के लिए। सेम ये कंडीशन, ठीक है, बाकी जो कंडीशन है ना, और ये 1 अल्फा ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि अल्फा किससे है, W से है ना, और W से है तो V से भी है, तो V के लिए कंडीशन, क्योंकि V वेक्टर स्पेस है तो ये कंडीशन होल्ड हो रही है, इसका मतलब ये कंडीशन भी अपने आप होल्ड हो रही है। और सेम आप चेक कर सकते हो कि इसके लिए भी होगी, यानी कि हमारे पास अभी तक अगर W कोई भी सबसेट लें हम वेक्टर स्पेस का, तो ये जो कंडीशन है ना, 6 कंडीशंस है, ये वाली ये क्या हो रही है, अपने आप सेटिस्फाई हो रही है ना, इनको चेक करने की हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहां तक समझा है ना आप सभी को। अगर हमें W को वेक्टर स्पेस चेक करना है तो हमें प्रॉब्लम होगी सिर्फ इसमें हो सकती है, इसमें हो सकती है, या इन दो में हो सकती है। ओके, तो मैं क्या काम करता हूं, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास अगर ये है, एक तो पहली कंडीशन मेरे पास मैं मान लेता हूं कि मेरे पास अगर V में हो जाती है, ये जो फर्स्ट कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन मेरे पास W में हो जाती है और ये कंडीशन अगर मेरे पास W में हो जाती है, ठीक है, इन दो एडिशनल कंडीशन के साथ मैं ऐसा सबसेट कंसीडर करता हूं V का, तो क्या होगा, यहां देखो, अगर अल्फा W में बिलोंग करता है तो -1 एक स्केलर है ना, C को अगर मैं माइनस अल्फा चूज कर लेता हूं तो इस कंडीशन से क्या होगा, इस कंडीशन से क्या होगा, माइनस अल्फा भी W में जाएगा ना, जाएगा ना। ओके, तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरी ये 6th कंडीशन होल्ड होती है तो मेरी 5th कंडीशन अपने आप होल्ड हो जाएगी, तो ये कंडीशन भी मेरी अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी। अब एक बचता है सिर्फ ये वाला कि 0 होगा या नहीं होगा। अब देखो यहाँ क्या था, अल्फा भी W में आ गया मेरा, अगर W में, ये मेरा नॉन एम्प्टी है, मैंने नॉन एम्प्टी कंसीडर किया था, देखो ठीक है, अगर मेरा W नॉन एम्प्टी है तो मेरे पास एक वेक्टर तो होगा ना, कम से कम एक वेक्टर तो होगा नॉन जीरो, या नॉन जीरो नहीं, मतलब अगर 0 आ गया तो फिर तो ये अपने आप ही होल्ड हो गई, ठीक है, ये कंडीशन अपने आप होल्ड हो गई। अगर नॉन जीरो कोई वेक्टर है तो ये कंडीशन कोई तो अल्फा होगा ना मेरे पास, कोई तो एलिमेंट बिलोंग करेगा अगर नॉन एम्प्टी है, और इस कंडीशन सिक्स्थ कंडीशन से क्या होगा, माइनस अल्फा भी W में बिलोंग करेगा, और जो मेरी फर्स्ट कंडीशन है उससे क्या होगा, अल्फा प्लस माइनस अल्फा, ये भी W में होगा ना, और ये एक्चुअल में क्या है, 0। तो यानी कि जो V का 0 वेक्टर है वो भी हमारा किस में आ गया, W के अंदर आ गया, और W के अंदर अगर 0 वेक्टर आ गया तो वो कंडीशन, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये कंडीशन भी होल्ड हो जाएगी अगर हमारे पास क्या है, ये कंडीशन और ये कंडीशन W के पास अगर एडिशनल कंडीशन है तो। ये बात समझ आई क्या? ओके, तो कहने का मतलब है अगर मैं कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट चूज करता हूं V का, तो अगर वो सबसेट इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा।
और इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस बन जाएगा और उसको क्या कहेंगे, सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। ओके, तो अब मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। लेट V be a vector space over a field F and स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज G। ये डेफिनेशन क्लियर है ना, कि V कोई वेक्टर स्पेस है ओवर ए फील्ड F, उसका कोई सबसेट W है। अगर वो खुद वेक्टर स्पेस बन जाता है विथ सेम ऑपरेशन, सेम वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देन W इज कॉल्ड सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। ओके, और अभी तक जो हमने ऑब्जर्व किया था वो क्या ऑब्जर्व किया था, उसको मैं एज ए थ्योरम लिख रहा हूं। नॉन एम्प्टी होना जरूरी है। ओके, क्यों होना जरूरी है, क्योंकि जीरो वेक्टर को अगर मुझे W के अंदर शो करना है तो मुझे कम से कम एक एलिमेंट W के अंदर होना चाहिए, तभी मैं प्रूफ कर पाऊंगा कि जो जीरो वेक्टर है वो W के अंदर है, चाहे ये दो कंडीशन होल्ड होती हो। ठीक है, अगर W एम्प्टी है तो ये दो कंडीशन होल्ड होती है तो भी W सबस्पेस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि मैं प्रूफ ही नहीं कर सकता कि क्या होगा, जीरो वेक्टर उसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, अगर मैं ये प्रूफ नहीं कर पाऊंगा तो फिर वेक्टर स्पेस कैसे हो सकता है। ओके, तो इवन ये दो कंडीशन होल्ड होती है लेकिन W एम्प्टी है तो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, सॉरी सब स्पेस नहीं बनेगा। ओके, तो कम से कम नॉन एम्प्टी तो होना चाहिए, W भी है नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस। Then W be a subspace of V if and only if C alpha and alpha plus beta belong to W for each C belong to field and alpha beta belong to W। ये क्लियर है कि W सबस्पेस कब होगा, जब ये दो कंडीशन होल्ड होती हो, नॉन एम्प्टी, फिर फर्स्ट कंडीशन कि कोई भी मैं वेक्टर चूज करूं अल्फा बीटा फ्रॉम W, देन अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी कंटेन इन W, एंड सिक्स्थ कंडीशन क्या है कि फॉर एनी स्केलर C एंड वेक्टर अल्फा बिलोंग टू W, C अल्फा मस्ट बी कंटेन इन W। ओके, तो ये हमें चेक करना है। प्रूफ लिख लोगे ना, सेम जो मैंने कहा है ना, जो मैंने आइडिया दिया है सेम ये। ओके, तो प्रूफ मैं आपको एज एक्सरसाइज दे रहा हूं। ये मत बोल देना कि सभी एक्सरसाइज लिखते हो। ओके,
तो मैंने आइडिया आपको दे दिया है, जस्ट प्रूफ करना। अब थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं सब स्पेस के। कोई सब स्पेस का एग्जांपल देना चाहेगा अपनी तरफ से? सबसे ऑब्वियस, सबसे जो ऑब्वियस हो सकता है, मतलब ये तो है वेक्टर स्पेस, आप डायरेक्ट कह दो, या सॉरी सब स्पेस है, बिना सोचे, बिना समझे, बिना कैलकुलेशन के। मैट्रिक्स में ले सकते हैं अपन। हाँ मतलब, बट उसमें तो चेक करना पड़ेगा ना कि अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू, शुड बी, मस्ट बी बिलोंग टू डब्ल्यू। ऑब्वियस कि देखते कह दो कि ये तो वेक्टर स्पेस है, इसको क्या चेक करना? दैनन ने बताया कि V itself, ओके, कि let V be a vector space over F over a field R, then and 0 always be subspaces of, होंगे नहीं ये दो ऑब्वियस, जो, या ऑब्वियस तो नहीं कहेंगे, ट्रिवियल, दो ट्रिवियल, और इनको क्या बोलते हैं? द सबस्पेस V is called improper subspace, and 0 is called trivial or zero subspace of, ओके, जो V है उसको इम्प्रॉपर सबस्पेस बोलते हैं, और जो जीरो सबस्पेस है जिसमें ओनली जीरो वेक्टर कंटेन करता है, वो जो सबसेट होता है V का, वो एक सबस्पेस होता है और उसको ट्रिवियल या फिर जीरो सबस्पेस बोलते हैं। ओके, तो ये काफी जो ट्रिवियल माइंड में सबसे पहले आते हैं, बिना सोचे समझे, कि बिना चेक किए हाँ ये तो होते हैं। ओके, एग्जाम्पल 2 क्या हो सकता है? हाँ, राहुल ने क्या बताया था कि मैट्रिक्स का बताया था ना कुछ, तो चलो वो कंसीडर कर लेते हैं। V is vector space of uncross un matrices over field of real numbers, या फिर इन जनरल ले लेते हैं ना, ओवर फील्ड ऑफ, कंसीडर द सबसेट टू क्रॉस टू ले लो यार, इन जनरल में वैसे लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, 2 क्रॉस 2 ले लेते हैं। तो इसमें किस टाइप के, मान लो कि इसमें आ गया मेरा ए बी सी, यहाँ 0 रखता हूँ, और ए बी सी, ये सब स्पेस होगा ना। पहले हमें क्या चेक करना है? नॉन एम्प्टी, सबसे पहले नॉन एम्प्टी चेक करना है, ओके, उसके बाद आपको चेक करने हैं। तो क्योंकि अफ हमेशा दो एलिमेंट कंटेन करता है, कौन से? आइडेंटिव एलिमेंट, आइडेंटिव आइडेंटिटी एलिमेंट एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसमें 0 हमेशा होता है, तो 0 0 लेंगे तो हमारे पास एक ये नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया इस V का। ओके, अब दो को ऐड करोगे तो इस टाइप की ही मैट्रिक्स आएगी ना, जिसको हम एक्चुअल में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं इनको।
तो अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे इस टाइप की तो इस टाइप की मैट्रिक्स आएगी। ओके, और इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई, के से मल्टीप्लाई करोगे तो कंपोनेंट वाइज करते हैं ना, जैसे हमने डिफाइन किया हुआ है इसमें 2x2 का जो मैट्रिक्स का वेक्टर स्पेस बनता है, उसमें जैसे हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन किया हुआ है कि इसमें कोई भी ए है तो के ए कैसे डिफाइन किया हुआ है, कंपोनेंट वाइज एलिमेंट वाइज क्या हो जाएगी या एंट्री वाइज क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ओके, तो ये भी इसी टाइप की होगी ना, फिर वो भी मैट्रिक्स। ओके, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सब स्पेस हो जाएगा V का, वेयर V is 2x2 मैट्रिसेस। आप इन जनरल अनक्रॉस अन में आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले सकते हो, ठीक है। डायगोनल से नीचे क्या होंगे, सारी एंट्री क्या होगी, 0 होगी, तो वो भी क्या होगा, इन जनरल वेक्टर सब स्पेस होगा अनक्रॉस अन मैट्रिसेस जो वेक्टर स्पेस है उसका। ओके, और कोई एग्जांपल देना चाहेगा? सेट ऑफ ऑल कांस्टेंट फंक्शन लो। सेट ऑफ ऑल कांस्टेंट फंक्शंस कंटिन्यूस तो होगा ऑलवेज, तो कंटिन्यूस फंक्शन वेक्टर स्पेस फॉर्म कंटिन्यूटी करेंगे की तो बात ही नहीं करते हम, कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं करते। कल हमने ये पढ़ा था ना, चलो तुम्हारे देखते हैं ये भी कि लेट V be a vector space of all functions from वेक्टर स्पेस बना रहा था ना, सारे फंक्शंस का कलेक्शन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट एस टू फील्ड एफ, कल हमने देखा था। ओके, तो एस जो नॉन एम्प्टी सेट था मैं उसको 0 1 ले रहा हूँ आज के लिए, फ्रॉम या ए बी ले रहा हूँ, फ्रॉम ए बी टू फील्ड एफ। ओके, तो ये वेक्टर स्पेस बन रहा था, कल हमने चेक किया था। जस्ट जो क्लोज इंटरवल ए बी है उसकी जगह हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एस नॉन एम्प्टी सेट लिया हुआ था। ओके, कंसीडर दिस सबसेट। मैं कैसे कंसीडर कर रहा हूँ, W इज इक्वल टू, मैं इससे डिफाइन कर रहा हूँ सी ए बी से। वैसे आपने कभी ये गौर किया मैंने ये 2 पॉइंट क्यों लगाता हूँ इक्वल से पहले, इसका मतलब पता है? कोई चीज डिफाइन करते हैं और एक इक्वल रखते हैं, उसके अलग अलग वो मीनिंग्स के लिए। हाँ, जब किसी को डिफाइन करना हो ना, हमें कुछ डिफाइन करना हो तो हम ये 2 डॉट यूज करते हैं। ओके, तो इसको मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, वो सारे फंक्शंस फ्रॉम 0 to 1 to field f such that f is continuous on 0 1। ओके, तो ये नॉन एम्प्टी होगा, इसके लिए कौन सा एलिमेंट होगा आपके पास, कोई बताएगा? नॉन एम्प्टी प्रूफ करने के लिए एक्स ले लें, एक्स, पॉलिनोमियल फंक्शन ले ले, कंटिन्यूस ऑलवेज। हाँ वो भी अच्छा एग्जांपल, पर मैं सीधा डायरेक्ट 0 वेक्टर पे जाता हूँ, ठीक है, वो भी ले सकते हैं, ठीक है, वो भी कंटिन्यूस होता है, बट मैं डायरेक्ट इस पे जाता हूँ। here let f 0 to 1 to f defined by f x is equal to identically 0 on 0 1 where 0, ये फील्ड नहीं ले सकते या फील्ड ले, चलो एक बार के लिए यार ले लेते हैं यार, ठीक रहेगा। ठीक है, फील्ड में क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जो कंटिन्यूटी है तो वो फील्ड के अंदर जो एफ एक्स माइनस ये फील्ड के एलिमेंट होंगे ना, तो उसमें सब्ट्रैक्शन और फिर वो हमें उस पे जाना पड़ेगा, फिर तो वो ज्यादा फंक्शनल एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट मैं जो फील्ड की जगह आर फील्ड ले रहा हूँ। ओके, आर या सी ले सकते हो, सी का कोई भी सब फील्ड, तो
एफ एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिकली जीरो डिफाइन कर रहा हूँ, वेर जीरो तो अब पता चल गया वैसे। ओके तो ये बिलोंग कंटिन्यूस फंक्शन होता है ना, देन f belong to w and therefore f is non-empty। ओके अब इसको मैंने कॉम्प्लिकेटेड ये फील्ड इन जनरल फील्ड क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ फील्ड होता तो फिर कंटिन्यूटी कैसे चेक होती। ठीक है, उसके लिए आपके पास या तो मैट्रिक्स स्पेस होना चाहिए या कोई टोपोलॉजिकल स्पेस होना चाहिए या फिर कोई नॉर्म डिफाइंड होनी चाहिए, है ना, तब होता है ना। ओके ये बात क्लियर है ना। ओके वैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बोल रहा कि मैं कर नहीं सकते, कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फील्ड ओवर अपने जो खुद के ऊपर क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है, और वेक्टर स्पेस बनाता है तो उसके ऊपर हम नॉर्म डिफाइन करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है ना, और अगर हम नॉर्म डिफाइन कर पाते हैं तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक स्पेस डिफाइन कर मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं, और मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं तो कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं। ओके तो बट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाते हैं, उतना फंक्शनल एनालिसिस नहीं पढ़ते हैं, जस्ट आर पे आते हैं, या फील्ड सी भी ले सकते हो। ओके तो नॉन एम्प्टी हो गया। अब कैलकुलस में हमने पढ़ा है कि दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम क्या होता है, कंटिन्यूस होता है ना, सिंस सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज अगेन ए कंटिन्यूस फंक्शन। Therefore क्या होगा, f plus g belong to w for all f g belong to w। अब आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हो तब भी वो कंटिन्यूस रहता है ना। ठीक है, एंड क्या होगा, c f belong to w, c belong to real number and f belong to w, and hence w is a subspace of v। ओके ठीक है, और ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना, ये बहुत बहुत बार यूज करेंगे काफी जगह, और जब फंक्शनल एनालिसिस पढ़ते हैं तो भर भर के यूज होता है। ओके इसके ऊपर अलग अलग नॉर्म्स डिफाइन होती हैं, तो काफी चर्चा में रहता है फंक्शनल एनालिसिस में। हालांकि इसमें लीनियर अलजेब्रा में हम शायद उतना जिक्र ना करें इस स्पेस का। ओके और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, कोई बताएगा मुझे, कुछ और पढ़ लेते हैं ना। चलो ये देखो, जो कल मैंने मिस्टेक की थी लेक्चर में, जो मैंने अन बिलोंग टू नेचुरल नंबर यूनियन जीरो सेट के अंदर लिख दिया था, उसको सबस्पेस लिख देते हैं अब कि let v be a space of all functions from a non-empty set, या फिर हाँ non-empty set us to a field of। ठीक है, consider the set या subset w of all polynomial functions। अब मैंने डिग्री के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी है। ठीक है, अब वो किसी भी डिग्री का हो सकता है। of all polynomial functions with zero polynomials। जीरो पोलिनोमियल मैंने क्यों लिखा है, कल मैंने रीजन दिया था। ठीक है, क्योंकि हाँ ऑल पोलिनोमियल्स लिख दिया तो वैसे जीरो तो आ ही जाएगा, तो वो नहीं, वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं। ओके तो ये भी एक सब स्पेस बनेगा ना, क्योंकि जीरो पोलिनोमियल हमेशा एक पोलिनोमियल है तो डब्ल्यू में कंटेन करेगा, एक फंक्शन भी तो है ना वो। और
दो पोलिनोमियल का एडिशन भी क्या होता है, पोलिनोमियल होता है, और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं किसी पोलिनोमियल के साथ तो वो भी क्या होता है, एक पोलिनोमियल होता है। तो W सबस्पेस बन जाएगा ना। ओके ओके। हाँ हाँ, अब मुझे काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो मुझे आपको बताना है वो मैं अब इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। चलो पहले एक छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। इन जनरल हम डिफाइन करेंगे बट थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं ना। कल हमने क्या पढ़ा था, लेट V इज इक्वल टू हमारा क्या है, फन ऑफ स्पेस है। ओके, इज ए वेक्टर स्पेस। कंसीडर द सबसेट W ऑफ V। कैसे, W को कैसे डिफाइन कर रहा हूं मैं, x1 x2 xn such that x1 प्लस x2 प्लस 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 इनका सम जो है वो क्या है, कोई a है, where a belong to a। ओके, ये सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा वो चेक करो। तो एक ये तो क्लियर है ना बात है कि a 0 0 0 बिलोंग टू W, ये तो है ना। ओके, तो दैट इज W इज नॉन एम्प्टी, इतना तो हमें पता चल गया। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू x1 x2 xn and y is equal to y1 y2 yn belong to W। देन क्या होगा, इनका सम क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस 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 xn क्या होगा मेरे पास a होगा, एंड y1 प्लस y2 प्लस 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 yn क्या होगा, a होगा। ठीक है, अब एडिशन भी W में होना चाहिए ना। दैट इज नाउ x प्लस y क्या आएगा मेरे पास, एडिशन कैसे डिफाइन किया था मैंने F1 में, वेक्टर एडिशन इस तरीके से किया था ना। ठीक है, अब ये W में होना चाहिए ना, W में होना चाहिए तो इन सबका सम क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। बिलोंग टू W if and only if x1 plus y1 plus x2 plus y2 plus 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 xn plus yn इज इक्वल टू क्या हो, A हो। और क्योंकि फील्ड में एसोसिएटिविटी होल्ड होती है ना, तो इनको मैं एक साथ लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 प्लस प्लस xn प्लस y1 प्लस y2 प्लस प्लस yn क्या हो, A हो। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है A है और ये भी क्या है A है, तो ये क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा ना A। और क्या लिख सकता हूँ मैं, A इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा ना। ओके, ओके, तो ये W है जो वेक्टर स्पेस कब बनेगा, जब A इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से एक चीज नोट करो, ये क्या थी, एक चलो एक चीज और कर लेता हूं मैं, या मैं स्केलर्स भी फिक्स कर लेता हूं। नाउ कंसीडर W1 डिफाइन कर लेता हूं, x1 x2 xn such that a11 x1 प्लस 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 a11 xn इज इक्वल टू क्या है, a है। ठीक है, वह a और a1 i किस में बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड में बिलोंग कर रहे हैं, और i इज इक्वल टू अन के लिए। ओके, तब wi कब सब स्पेस बनेगा, w1 सब स्पेस कब बनेगा, जब a क्या होगा, 0 होगा, तभी पॉसिबल है ना। ठीक है, तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है ना।
तो ये सब स्पेस कब बनता है? लीनियर, एक ही लीनियर इक्वेशन ली है अभी मैंने, ठीक है। तो उसके लिए जो राइट साइड में जो स्केलर है उसके लिए क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए ना, तभी ये सब स्पेस बनता है। यानी कि अगर हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, तब अगर उनका कलेक्शन कर लेते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का, तब वो क्या होती है? वेक्टर स्पेस नहीं, सब स्पेस नहीं बनाते हैं ना, सिर्फ होमोजीनियस ही क्या करती हैं? सिस्टम बनाती हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां इन जनरल कर लेता हूं, अब आई कर रहा हूं मैं, ठीक है, आई, और ये हो गया मेरे 1 2 अन, ठीक है। तो हाँ, ओके, और यहां भी मैं क्या कर लेता हूं, ए आई कर लेता हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास अब कितनी इक्वेशंस बन गई? और आई कि अम तक वेरी कर रहा है, ओके। तो मेरे पास ये अम इक्वेशंस का क्या बन गया? एक सिस्टम बन गया ना। और ये सब स्पेस कब बनेगा? जब हर एक ए आई क्या होगा? 0 होगा, ओके। देन W here, W is a subspace of V if and only if H is AI is equal to 0, okay। That is, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर दोबारा लिखना चाहूं, that is the set W is equal to, मैं दोबारा डिफाइन कर रहा हूं इसको, कैसे डिफाइन कर रहा हूं, x1 x2 xn belong to f1 such that, या x लिख देता हूं मैं, x is equal to, तो ax is equal to क्या हो? 0 is a subspace of solutions of homogeneous system ax is equal to 0, ठीक है। जो होमोजीनियस सिस्टम है ax is equal to 0, उसका जो सॉल्यूशंस है उनका जो सेट बनाते हैं वो क्या होता है? वो भी क्या होता है? एक सब स्पेस होता है, ओके। ये बात क्लियर? ओके। और हाँ, चलो अभी तक ये। अब मुझे एक चीज, अब मैं एक और थ्योरम करवा रहा हूं कि थ्योरम, एग्जांपल काफी कर लिया मैंने, ठीक है। और एग्जांपल्स काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए हुए हैं सब स्पेस के। वो होफमैन की जो एक्सरसाइज है ना 2.2, वो जरूर से पढ़िएगा और उसकी हर एक एक्सरसाइज करके देखिएगा, काफी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स दी हुई है उसमें, ओके। और आप आईआईटी जैम के क्वेश्चन पेपर उठा सकते हो, उसमें भी काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं सब स्पेस प्रूफ करने के लिए। और सीएसआर नेट जैसे एग्जाम में भी आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिसमें प्रूफ करना होता है सब स्पेस बनता है या नहीं, ओके। करोगे ना, कर लोगे ना? ओके। तो अब देखो, लेट कंसीडर करो कि मान लो कि आपके पास W1 और W2 दो सब स्पेस है V के, ठीक है। तो उनके इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में आप क्या कहोगे? वैसे तो आपने वेक्टर स्पेस पढ़ा ही होगा तो आपको पता ही होगा, तो बताना आप चाहोगे कोई? इंटरसेक्शन बन जाएगा ऑलवेज, लेकिन यूनियन नहीं बन पाएगा। और किसी का कोई कमेंट? चलो मैं एक और ऐड कर देता हूँ इसमें क्वेश्चन। मैंने दो ही लिए थे, इसकी जगह मैं आर्बिट्रेरी सब स्पेस ले रहा हूँ और फिर ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इंटरसेक्शन सब स्पेस बनेगा उनका या यूनियन बनेगा या नहीं, इस तरीके से आप बताओ। आर्बिट्रेरी ले रहा हूँ अब मैं इंटरसेक्शन।
इंटरसेक्शन बनेगा, आर्बिट्रेरी बनेगा क्या? मतलब आर्बिट्रेरी सब स्पेसेस का इंटरसेक्शन लेंगे तब भी बनेगा क्या? हाँ, और यूनियन के बारे में? कि चलो, तो आप बोल रहे हो कि नहीं बनेगा यूनियन का, तो आप एक एग्जाम्पल बताना। ठीक है, अभी नहीं पूछ रहा, अभी तो मुझे अपना लेक्चर वो करना है। ओके, थ्योरम 3 क्या कहती है कि लेट डब्ल्यू अल्फा अल्फा बिलोंग टू इंडेक्स सेट। ठीक है, डब्ल्यू अल्फा आर सबस्पेसिस। इंडेक्स सेट का मतलब पता है ना, ये हमें नहीं पता नेचुरल नंबर का है, अनकाउंटेबल्स हैं या कुछ भी है। ठीक है, तो उतने हमारे पास क्या है, हर एक इसके एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे मेरे पास एक क्या है, सब स्पेस है। ठीक है, तो मेरे पास कितने सब स्पेसेस है वो हमें नहीं पता, अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है, किसी तरह की हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, आर सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, then intersection W alpha belong to I, be also a subspace of V। ओके, प्रूफ करोगे या करवाऊं? मैं करवा देता हूं यार, फिर कहोगे कि सारे एक्सरसाइज के लिए लिख रहे हो। काफी सिंपल है वैसे, इसका प्रूफ तो काफी मुश्किल है भी नहीं। सिंस each subspace W alpha contains zero vector 0 of V, we have I belong to W also contains zero। ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया ना। लेट अल्फा बीटा बिलोंग टू डब्ल्यू अल्फा। अल्फा को मैंने यहाँ यूज कर लिया ना, तो मैं कुछ और यूज कर लेता हूँ, बीटा गामा यूज कर लेता हूँ। arbitrary, then for each अल्फा बिलोंग टू I क्या होगा, बीटा गामा बिलोंग टू, और सी भी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, लेट सी बिलोंग टू फील्ड। मैं दोनों एक साथ कर रहा हूँ, तो ये किस में जाएंगे, बीटा गामा भी किस में होगा, डब्ल्यू अल्फा में होंगे ना। ओके, सिंस डब्ल्यू अल्फा बी ए सबस्पेस ऑफ V, क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस गामा किस में होगा, डब्ल्यू अल्फा में होगा ना। फॉर ईच अल्फा बिलोंग टू I, दैट इज ये C आएगा। ठीक है, C स्केलर है, फील्ड से आ रहा है, दैट इज C बीटा प्लस गामा भी किस में जाएगा, इंटरसेक्शन में चला गया ना। हेंस इंटरसेक्शन क्या हो गया, बी ए सबस्पेस ऑफ V। ओके, काफी इजी है, तो कुछ मुश्किल था भी नहीं। ओके, हाँ, बट इससे मुझे मिलता क्या है, तो चलो अब इससे जो मुझे मिलेगा वो थोड़ा समझते हैं। क्या मिल सकता है मुझसे इससे, कि कंसीडर करो, लेट कंसीडर दिस सेट S
जो मेरा है v1 v2, इसमें क्या मेरे vn वेक्टर्स हैं, ठीक है। वह vi कहां से आ रहे हैं, वेक्टर स्पेस v से आ रहे हैं। ओके, तो ये मेरे पास एक सेट है जिसमें अन वेक्टर्स हैं v के। ओके, तो मैं कलेक्शन कर रहा हूं, लेट आई मेरा जो सेट है वो क्या है, उन सभी का कलेक्शन है, उन सभी सब स्पेसेस का कलेक्शन है w's का, सच दैट w सबस्पेस, चलो w का, सच दैट w इज ए सबस्पेस ऑफ v एंड अस क्या सबसेट ऑफ है w का। ये समझ में है किस तरीके से आई डिफाइंड है। ओके, तो ये एक मेरे पास कलेक्शन हो गया ना सब स्पेसेस का, v के सब स्पेसेस का कलेक्शन हो गया ना। ओके, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, सब स्पेस होगा। बाय थ्योरम, कौन सी थ्योरम थी, बाय थ्योरम 3, इंटरसेक्शन w बिलोंग टू i, w क्या होगा, बी ए सबस्पेस ऑफ v एंड w इज इक्वल टू, मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ, w से तो नहीं कर सकते अब, w s से कर लो, ठीक है, क्योंकि s के कॉरस्पॉन्डिंग ले रहा हूँ ना। एंड s w s कंटेन्स दिस सेट s, क्योंकि हर एक w में s कंटेन कर रहा है ना, तो इंटरसेक्शन में भी क्या करेगा, s कंटेन करेगा ना। ओके, ये बात क्लियर है ना यहां तक। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा जो अस को कंटेन करेगा। ओके, स्मॉलेस्ट क्यों होगा, मान लो कि आपके पास एक और सब स्पेस है जो अस को कंटेन करता है, लेट, चलो डब्ल्यू डैश, लेट डब्ल्यू डैश बी एन अनदर स्पेस subspace which contains us, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, W डैश किस में चला गया, आई में चला गया ना, क्योंकि वो उसमें सारे के सारे वो सब स्पेस हैं जो जिसका अस क्या है, सबसेट है। ओके, और क्योंकि अस W डैश का सबसेट है तो W डैश किस में चला गया, आई में चला गया, और क्योंकि W अस क्या है, इंटरसेक्शन है ना इन सब का, और एंड देयरफॉर W किस में चला जाएगा, W डैश का सबसेट हो जाएगा ना, क्योंकि W एस सबसेट हो जाएगा ना W डैश का, क्योंकि W एस क्या इंटरसेक्शन है ना इस सभी सब स्पेसेस का, ठीक है। दैट इज देयरफॉर, आप यहाँ फाइनाइट लिए ना मैंने, आज मैं फाइनाइट वेक्टर्स लिए हैं, आप कुछ भी आर्बिट्रेरी ले सकते हो, ठीक है। देयरफॉर फॉर एनी सेट S of vectors, there exists a smallest subspace WS which contains us। ये बात सबको समझ आ गई ना, कि हर एक सेट S जो मैं V का लूं, कुछ भी उसमें कितने भी वेक्टर्स लूं, फाइनाइट लूं, काउंटेबल लूं, अनकाउंटेबल लूं, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। S क्या मेरा सेट है ऑफ कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स, तो मेरे पास एक स्मॉलेस्ट सबस्पेस V का एग्जिस्ट करेगा जो क्या करेगा, S को कंटेन करेगा। ओके, तो ये स्मॉलेस्ट है तो एक तरह से यूनिक है ना अपने आप में,
तो यूनिक, तो इसके लिए मैं क्या इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ, इसको एक नाम दे रहा हूँ। वो नाम क्या दे रहा हूँ कि डेफिनेशन, कि लेट अस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, non-empty set of vectors of V. Okay, then the intersection of all subspaces which contains S is called subspace generated by S. तो जो इंटरसेक्शन होगा ना सभी स्पेसेस का, जो क्या कर रहा है, अस को कंटेन कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, सबस्पेस जनरेटेड बाय द सेट अस। ओके, या फिर इसको और जो हमने ऊपर ऑब्जर्वेशन की उससे क्या मिलेगा, और द स्मॉलेस्ट सबस्पेस which contains S is called क्या कहेंगे उसको, सबस्पेस जनरेटेड बाय द सेट S। ओके, और एक रिमार्क भी लिख देता हूँ, लिख देता हूँ मैं कि if S is finite set containing the vectors v1 v2 vn, then the subspace generated by us is simply called, उसको क्या कहेंगे, the subspace generated by डायरेक्ट कह देंगे, ऐसे नहीं कहेंगे। ठीक है, ठीक है, जस्ट ये छोटा सा रिमार्क है कि अगर अस हमारा फाइनाइट सेट है जो जनरेट कर रहा है किसी सबस्पेस W को, तो अस में अगर v1 v2 vn वेक्टर्स हैं, तो जो W को हम ऐसे नहीं कहेंगे कि W सबस्पेस जनरेटेड बाय S, फिर हम सीधा कहेंगे W इज सबस्पेस जनरेटेड बाय v1 v2 vn। ठीक है, जस्ट हमारे जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए, शायद मैंने अच्छा वर्ड यूज किया। ठीक है, तो अब चलो ये तो हमें पता चल गया कि ठीक है ऐसा स्मॉलेस्ट सबस्पेस एग्जिस्ट भी करता है, जनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, बट ये जो सबस्पेस दिखेगा वो किस तरीके का दिखेगा, अब हमें लिखना भी तो पड़ेगा ना कि हाँ इस तरीके से ये मेरा जो सबस्पेस है वो इस तरीके का दिखेगा। अब हमें तो यहाँ अब निकालना पड़ जाए कि सभी का इंटरसेक्शन निकालना पड़ जाए, तो कौन निकालेगा, मतलब अगर ठीक है फाइनाइट सबस्पेस का इंटरसेक्शन निकालना हो तो थोड़ी हिम्मत कर भी लें, थोड़ा मतलब थोड़ा स्ट्रगल कर भी लें, बट अगर इनफाइनाइट सबस्पेसेस हैं उनका अगर इंटरसेक्शन निकालना पड़ जाए तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, फिर तो मतलब इसका मतलब तो उस हिसाब से तो ये जो जनरेटेड सबस्पेस है बाय एनी सेट एस, वो निकालना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट काम नहीं हो गया। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसी प्रोसेस चाहिए कि जिससे आसानी से मिल जाए कि हाँ ये हमारा जनरेटेड सबस्पेस है बाय द सेट एस। ठीक है, तो इसको मैं एक थ्योरम की हेल्प से प्रूफ करूंगा, और हाँ थ्योरम ही लिख देता हूँ।
वैसे ये बताओ यहां तक सब समझ आ गया ना? सब स्पेस को लेकर कोई डाउट तो नहीं है ना? ओके, तो थ्योरम क्या है कि लेट W be a subspace generated by the set S. The set S. Then the set W is set of all linear combinations of vectors of S. ठीक है, ये जो W होगा वो क्या होगा? लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने बताया था ना कि लीनियर कॉम्बिनेशन किसे बोलते हैं वेक्टर्स का, कल जो मैंने डिफाइन किया था। कहाँ गया? कहाँ डिफाइन किया था? हाँ ये, ठीक है। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं ना लीनियर कॉम्बिनेशन, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा अगर हमारे वेक्टर्स हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन जो एक वेक्टर होता है किस टाइप का दिखेगा? इस टाइप का होगा, ठीक है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस में होगा। तो इन सभी का कलेक्शन कर लेंगे। मान लो कि हमारे पास जो सेट एस है वो v1 v2 vn है, तो हमारा जो सेट w है वो किस टाइप का दिखेगा? मान लो कि एस हमारा क्या सेट है? v1 v2 vn है, ठीक है। तो हमारा जो w है वो किस टाइप का दिखेगा? c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस 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 cn vn, और ये ci कहां से आ रहे होंगे? फील्ड से आ रहे हैं, ठीक है। तो w अब पता चल गया ना हमें w किस टाइप का दिखेगा। अब वो इंटरसेक्शन वाली प्रॉब्लम नहीं है कि इंटरसेक्शन निकालो जो बस को कंटेन कर रहे हैं। अब हमें डायरेक्ट अगर हमें कह दिया जाए कि वो सबस्पेस निकालो जो जनरेट हो रहा है इन वेक्टर से, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। काफी इजी हो गया ना अब हमारा काम, ठीक है। तो चलो इस थ्योरम का प्रूफ कर लेते हैं। और ये जस्ट फाइनाइट सेट के लिए नहीं है, अगर हमारे पास इनफाइनाइट सेट है तो लीनियर कॉम्बिनेशंस कैसे बनाते हैं? जो हर एक फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, फाइनाइट वेक्टर्स लेके उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाते जाते हैं वेक्टर्स, और उनका जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा? सबस्पेस बनाएगा, और जो सबस्पेस बनाएगा वो सबस्पेस क्या होगा? सबस्पेस जनरेटेड बाय द सेट एस, ठीक है। ये बात क्लियर है ना सबको? ना एक बार बता दो। ओके, इसका प्रूफ कैसे करेंगे? कोई आइडिया देगा क्या? मतलब कैसे कर सकते हैं, कैसे? मतलब मुझे दिखाना है कि जो W सेट है वो ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ S है, तो मतलब कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? चलो मैं पहले एक सेट डिफाइन कर देता हूं। डिफाइन ए सेट L C1 V1 plus C2 V2 plus 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 Cn Vn such that Ci मेरे आ रहे हैं फील्ड से और Vn मेरा आ रहा है S से, ठीक है। तो जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस हो सकते थे ना S के वेक्टर से, पॉसिबल जो लीनियर कॉम्बिनेशंस बन सकते थे उनका कलेक्शन कर लिया, और उसको मैंने सेट क्या मान लिया? L मान लिया। ओके, अब ये बताओ L सबस्पेस होगा या नहीं होगा? पहले तो ये बताओ, अब तुम प्रूफ करो। मतलब ठीक है W तो सबस्पेस गिवन था, L बताओ क्या सबस्पेस होगा या नहीं होगा? कोई तो बताओ यार, इतना क्या सोच रहे हो? होगा ना? कैसे होगा? कि नोट दैट
the zero vector zero belong to L if we choose all Ci is equal to 0. ओके, तो दैट इज L हमारा नॉन एम्प्टी हो गया. नाउ लेट एक्स वाई या अल्फा बीटा मान लेता हूँ यार, एक्स वाई अच्छा नहीं लगता, मतलब रियल एनालिसिस में एक्स वाई अच्छे लगते हैं लेकिन लीनियर अलजेब्रा में तो अल्फा बीटा v1 v2 अच्छा लगते हैं. अल्फा बीटा बिलोंग टू L बी आर्बिट्रेरी. देन अगर एक अल्फा अल के अंदर बिलोंग करता है तो अल्फा किस टाइप का होगा? C1 और V1 V2 Vn ही जरूरी नहीं है, ये और वेक्टर भी हो सकते हैं, बस S से आएंगे. ठीक है, तो मैं उसको मैं नाम दे रहा हूँ कि मान लो कि W1 प्लस C2 W2 प्लस प्लस, और इसको भी मैं अलग नाम दे देता हूँ A1 A2 और AN W1, वेयर AN कहाँ से आ रहे हैं? मेरे फील्ड से आ रहे हैं, और I और WI भी मेरे कहाँ से आ रहे हैं? S से आ रहे हैं. सॉरी, ठीक है. अगर अल्फा अल के अंदर बिलोंग करता है तो इसका मतलब यही है ना. वैसे मैंने ज्यादा समय ले लिया शायद आज ना, और जस्ट मैं फटाफट प्रूफ कर देता हूँ. ठीक है, ये लास्ट होगा हमारा बीटा 1 और B1, और इसको मान लेता हूँ मैं Z1 या फिर V1 ही मान लो, V1 प्लस B2 V2 प्लस प्लस BM और VM. यहाँ अन और यहाँ अम है. ठीक है, तो ये दोनों जरूरी नहीं है कि दोनों सेम सेम वेक्टर्स ही लेंगे. ठीक है, तो और BI कहाँ से आ रहे हैं? फील्ड से आ रहे हैं, और VI भी कहाँ से आ रहे हैं? मेरे अस सेट से आ रहे हैं. ओके, तो इस टाइप के दिखेंगे ना अल्फा बीटा अगर अल के अंदर बिलोंग करते हैं. तो देन फॉर एनी C बिलोंग टू फील्ड क्या होगा? C अल्फा क्या आएगा? CA1 W1 प्लस CA2 W2 प्लस 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 CAN WN आएगा ना. और अब ये देखो, चलो मैं इसको वैसे लिख देता हूं. तो ये जो कोएफिशिएंट्स है W1 W2 W1 के, ये किन के एलिमेंट है? फील्ड के एलिमेंट है ना. और ये किसके एलिमेंट है? ये S के एलिमेंट है. दैट मींस ये किस में जाएगा? अल में बिलोंग करेगा ना. इस बात से एग्री करते हो? ठीक है. एंड अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? अगर W1 अगर ये सेम है तो ठीक है, अगर डिफरेंट है तो क्या होगा? इस टाइप का होगा ना, A1 प्लस W1 सॉरी A1 और W1 प्लस A2 W2 प्लस प्लस AN W1 प्लस B1 V1 प्लस प्लस BN VN. अब ये देखो, हर एक कोएफिशिएंट कहां से आ रहा है? फील्ड से आ रहा है ना. और ये जो वेक्टर्स हैं वो कहां से आ रहे हैं? अस सेट से आ रहे हैं ना. तो इसका मतलब ये किस टाइप का एलिमेंट हो गया? जो अल में इस टाइप के ही तो एलिमेंट है ना, जिसके जो कोएफिशिएंट्स है वो कहां से आ रहे हैं? जो स्केलर्स है वो आ रहे हैं फील्ड से, और ये जो वेक्टर्स है वो कहां से आ रहे हैं? सेट अस से आ रहे हैं. तो इसका मतलब ये भी किस में चला गया? अल में चला गया ना. दैट इज देयरफॉर अल इज ए सबस्पेस of V and contains the set S. S को कंटेन करेगा ना. क्यों कंटेन करेगा? मान लो कि कोई भी वेक्टर Vi है. ठीक है, कोई भी वेक्टर V है जो S में बिलोंग करता है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना 1 इंटू V, और बाकी जो भी कोई वेक्टर है उसको मैं 0 इंटू V1 प्लस 0 इंटू प्लस 0 इंटू VN लिख सकता हूँ ना. तो इस टाइप के एलिमेंट किस में? अल में है ना. तो ये क्या आ जाएगा? V किस में चला जाएगा? अल में चला जाएगा ना. इसका मतलब S किसका सबसेट है? अल का सबसेट है. ओके, ये तो काफी ऑब्वियस ऑब्जर्वेशन है वैसे. बट W क्या है?
सबस्पेस जनरेटेड बाय द सेट अस। इसका मतलब क्या है, W क्या है, स्मॉलेस्ट सबस्पेस है जो अस को कंटेन करता है। इसका मतलब क्या हो गया, सिंस W इज smallest subspace containing us, we have अल W किसका सबसेट हो जाएगा, अल का सबसेट हो जाएगा ना। ओके, अब ये बात बताओ मुझे कि ये दिख रहा है ना, ये तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि जो अल का कोई भी एलिमेंट होगा वो इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। और V1 V2 Vn कहां से आ रहे हैं, सेट अस से आ रहे हैं ना। और W क्या कर रहा है, V1 V2 Vn को कंटेन कर रहा है, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी किस में जाएगा, W में जाएगा ना। ये बात कौन कौन एग्री कर रहा है, V1 V2 Vn अगर सेट अस में है और सेट अस सबसेट है W का, इसका मतलब V1 V2 Vn कोई भी वेक्टर साइंस के वो W के अंदर कंटेन कर रहे हैं, तो उनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे वो भी W के अंदर होगा। इट इज ऑब्वियस, it is obvious to prove that L is subset of W and therefore W is equal to L, hence the proof। ये समझ आया, ये इस थ्योरम का प्रूफ काफी इजी था ना, कोई मुश्किल नहीं था, जस्ट मतलब चीजों को थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक करना था, बस ये करने के बाद तो हो ही गया था कि ऐसे सेट डिफाइन कर लो, फिर तो दोनों को एक दूसरे कंटेनमेंट दिखानी थी, बस हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी सबस्पेस जो किसी सेट अस से जनरेट हो रहा है तो वो किस टाइप का दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा। ओके, तो अगर अस फाइनाइट है तो वो इस टाइप का ही दिखेगा, और इनफाइनाइट है तो ये वेक्टर्स हैं वो कुछ कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, बस फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे। ओके, ठीक है, तो इस टाइप का जो हमारा जो जनरेटिव सबस्पेस है वो इस टाइप का दिखेगा। ओके, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, और यूनियन के बारे में आप सोच के आना, ठीक है। और मैं एक काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दे रहा हूं आपको, काफी इंपॉर्टेंट। वैसे मैं एक सजेशन दूंगा कि ऑफमैन की जो सबस्पेस की जो एक्सरसाइज है वो जरूर से कर लेना, उसमें काफी अच्छी अच्छी एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छी है, और आपके थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काफी अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो वो पूरी एक्सरसाइज आप कोशिश करना करने की। अगर कोई डाउट हो तो वो टेलीग्राम पे भेज सकते हो या पर्सनली भेज सकते हो, ठीक है, कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ, ठीक है, वो क्या दे रहा हूँ कि लेट हाँ let V be a vector space over an infinite field। ठीक है, इनफाइनाइट यूज करने का मतलब ये है कि फील्ड इनफाइनाइट है, क्योंकि फील्ड फाइनाइट्स भी होते हैं ना, ठीक है। हालांकि वो मैंने अभी तक डिफाइन नहीं किए थे, मैंने फर्स्ट लेक्चर में फाइनाइट फील्ड डिफाइन नहीं किए अभी तक, ठीक है, तो मैं उस पे जिक्र नहीं कर रहा। इनफाइनाइट फील्ड है, देन प्रूव दैट इनफाइनाइट फील्ड का कोई एग्जांपल दोगे, काफी इजी है, बहुत सारे हैं, देना चाहो। प्रूव दैट V cannot be written as union of its proper subspaces। ओके, कि V को हम इसके प्रॉपर सबस्पेस के यूनियन में नहीं लिख सकते अगर फील्ड हमारा क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है।
व्हाट यू थिंक अबाउट, अगर आपको फाइनाइट फील्ड का पता है तो इसके बारे में भी जरूर सोचना। व्हाट यू थिंक अबाउट इट इफ फील्ड ऑफ इज फाइनाइट। अगर फील्ड फाइनाइट है तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो? इनफाइनाइट है तो आपको प्रूफ करना है कि वी को लिख ही नहीं सकते यूनियन में इसके प्रॉपर सबसेट्स के। बट अगर फाइनाइट फील्ड है तो फिर क्या लिख सकते हैं क्या यूनियन में, वो जरूर सोचना। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। सीएसआई नेट के एग्जाम में आया भी हुआ है, शायद गेट के एग्जाम में भी ये आया हुआ है, ठीक है। कि एक वेक्टर स्पेस है, उसको 3 प्रॉपर सबस्पेस में लिख सकते हैं, 2 प्रॉपर सबस्पेस में लिख सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आई थिंक सीएसआई नेट में आया हुआ था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसका आपको बहुत जगह आपको इसके एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो जरूर से इसको कोशिश कीजिएगा, और नहीं सोल्व हो रहा है तो इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, इंटरनेट में काफी ज्यादा नॉलेज भरी हुई है, तो जरूर से पढ़िए। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।